गुड मॉर्निंग। आईएनए कॉलोनी, सिविल लाइंस और कालका जी। गुड मॉर्निंग। पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लो या फिर अनम्यूट हो जाओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स वाला कंप्लीट कर लिया था, है ना। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए थे जीओसी से रिलेटेड, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ठीक है। तो पहले मैं कुछ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं पहले मैं वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर हम कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास पहले तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना। तो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। अब बात करें एल्केन की, तो एल्केन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जो कि होता है एल्केन का, ठीक है। और उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हर एक के लिए हम प्रिपरेशंस पढ़ते हैं। एल्केन्स के लिए अलग हैं, एल्कीन्स के लिए अलग हैं और एल्काइंस के लिए अलग हैं, ठीक है। आज हम एल्केन्स की कवर करेंगे और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो प्रिपरेशन है एल्केन को बनाने के लिए, दैट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करें, हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब वो जो कैटलिस्ट है वो हमें तीन कैटलिस्ट याद रखने हैं, सॉरी चार कैटलिस्ट। नॉर्मली एनसीईआरटी में तीन कैटलिस्ट ही गिवन है, पर एक जेई के हिसाब से हमें चौथा कैटलिस्ट और याद रखना है। कौन कौन से कैटलिस्ट है हमारे पास, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। पर अगर हम बात करें, सॉरी, पर अगर हम बात करें एक और जेई के हिसाब से तो उसके लिए हमारा क्या है, वो है PtO2, ठीक है। तो PtO2 भी हम यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट की तरह, जो कि क्या कराएगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को करवाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। तो देखो पहली जैसे रिएक्शन है हमारे पास, ये है प्रोपीन। प्रोपीन में हमने हाइड्रोजन ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये क्या होगा, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास, ये कन्वर्ट हो गया एल्केन में, ठीक है। अगर यही हम कोई एल्काइन ले लें, अगर हम कोई एल्काइन लेते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो मोल्स ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। एक बार हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगर मैं पहले 1 मोल ऐड कर रही हूँ हाइड्रोजन का, तो ये जो एल्काइन है कन्वर्ट होगा एल्कीन में। तो ये बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर से हम इसके अंदर क्या ऐड कराएंगे, हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्कीन में, ठीक है। तो एल्काइंस के लिए हमें 2 मोल चाहिए हाइड्रोजन के और एल्कीन के लिए हमें 1 ही मोल चाहिए हाइड्रोजन का, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है, लेकिन जेई में अभी रिसेंटली पूछी गई थी कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेम्परेचर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे देखो हमारे पास है, पहले तो उसका नाम याद रखना है, PtO2 को हम एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब रिसेंटली अभी जेई में पूछा गया था। ये था कि प्लैटिनम और पैलेडियम जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन निकल कैटलिस्ट के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम निकल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने ये रिएक्शन करवाई, हमने निकल कैटलिस्ट यूज़ करा है हाई टेम्परेचर पे, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सेबेटियास इंडरसेंस रिएक्शन, ठीक है। फर्दर मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन बना रहे हैं, तो कोई सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल कार्बन एटम वाला ना ही कोई एल्कीन होता है ना ही कोई एल्काइन होता है। एल्कीन और एल्काइन स्टार्ट कहाँ से होते हैं,
इथाइन और इथीन से स्टार्ट होते हैं, 2 कार्बन एटम से। तो 2 कार्बन एटम वाले ही कन्वर्ट होंगे एल्केन में, तो वो हमेशा इथेन बनाएंगे। तो कभी भी मीथेन की फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, और ये सब लिख लो, है ना। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PtO2 को हम क्या बोलते हैं, एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लिखो। चेंज कर दूं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। तो अगर हम कोई भी एल्काइल हेलाइड का रिडक्शन कराएंगे, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से हमारे पास? एक है नेसेंट हाइड्रोजन, दूसरा है जिंक प्लस HCl या जिंक प्लस बेस, जिंक प्लस कॉपर कपल, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर ट्राई मिथाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेंगे, एल्काइल हेलाइड को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एल्केन में, ठीक है। हम इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो एल्काइल हेलाइड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्केन में, ठीक है। रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेटल टू एल्काइल हेलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा पहले ये लिख लो फिर वुड्स रिएक्शन लिखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन देखो, एनसीईआरटी के अगर हम बेसिस पे देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्ट तुम्हें सिखा रही हूँ प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल हेलाइड गिवन है, जैसे CH3Cl गिवन है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, ये जो एल्काइल हेलाइड है इसको हम दो बार लिख लेते हैं, बीच में सोडियम प्लस ClCH3, ठीक है। तो मैंने इस दो एल्काइल हेलाइड को दो बार लिखा, और इसमें से क्लोरीन और सोडियम को बाहर कर दो, तो दो NaCl बाहर हो जाएंगे, बचेगा CH3CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें इथेन प्लस 2NaCl, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम का एल्काइल हेलाइड है तो हमें दो कार्बन एटम का क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। अगर हम दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें 4 कार्बन का एल्केन मिलेगा। तो जस्ट डबल नंबर ऑफ हमें एल्केन मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मेथड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से इतना प्रोडक्ट ठीक है, ठीक है। लेकिन जेई में और नीट के हिसाब से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट होता है वो मेनली 3 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा है डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट में ऑर्डर है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और फिर लास्ट में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनाता है, हमारा डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट है क्या, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Cl, ठीक है। इसका हमें वुड्स रिएक्शन करानी है। तो ये हमें गिवन है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन के लिए ये दो कार्बन है तो इसका डबल कर दो, 4 कार्बन एटम का क्या मिलेगा हमें, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो कॉम्बिनेशन का था, डीकम्पोजिशन के लिए हमें इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिज्म हमारे पास है क्या यहाँ पे, देखो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर सोडियम रिएजेंट गिवन है, और सोडियम एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सोडी अरे भाई साहब, क्या हो गया बेटा, कौन पानी मांग रहा है। सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब मैं मान रही हूँ रिएक्शन के अंदर दो सोडियम मोल, 2 मोल्स गिवन थे, तो ये बनेगा 2Na प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। फर्दर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एल्काइल हेलाइड गिवन है CH3CH2Cl, ठीक है। एल्काइल हेलाइड में कराओ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये मिलेगा हमें CH3CH2 प्लस प्लस Cl माइनस रिएक्शन से बाहर, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला है ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे बनता है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ये बनेगा CH3CH2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा CH3CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब रिएक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, दो बार रिएक्टेंट को लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम दो बार रिएक्टेंट को लेंगे, तो ये हमारा दो बार लगेगा, ये हमें दो बार मिलेगा और ये भी हमें दो मिलेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे भी हम इसको 2 बार यूज़ करेंगे। ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएंगे, 2 फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया 2 अलग अलग फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में तो सिंपल होता, इन दोनों फ्री रेडिकल्स को जोड़ दो और ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। डीकम्पोजिशन के लिए हमें क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक मतलब एक रेडिकल वाला उठाओ, ये रेडिकल के साथ वाले कार्बन का होमोलिटिक क्लीवेज करा दो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज करा देंगे। तो कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन पे एक फ्री रेडिकल, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ अटैक करके एक प्रोडक्ट बना लेगा। ये बनेगा CH3CH3। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक करा तो बना CH3CH3। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल हमारा रह गया था, CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा बनेगा यहाँ से, एक तो हमें मिला इथेन और दूसरा मिला इथीन। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं दैट इज डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, और बाकी दोनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे डीकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फाइनल अगर मैं देखूं इस रिएक्शन के लिए मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो ये प्रोडक्ट मिला, दूसरा मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा मिलेगा CH3CH3, और ये दोनों हैं हमारे डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एक कॉम्बिनेशन का और 2 डीकम्पोजिशन के, ठीक है। अभी रिसेंटली नीट में आई थिंक 2023 या 23 में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो 4 ऑप्शंस थे, चारों में से हमें ये देखना था, एक कॉम्बिनेशन का था, 2 डीकम्पोजिशन के थे और चौथा नहीं बन रहा था। तो हमें बताना था उन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा वुड्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल वुड्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट एक ही है तो उसको डबल करके लिख लो। पर अगर क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स आ गए, जैसे हमारे पास यहाँ गिवन है CH3I प्लस C2H5I, ठीक है। ये 2 अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स हैं, तो इस केस में भी हमारे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी। 3 कैसे बनेंगे हमारे, इसके लिए तो देखो मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। सिंपल याद रखना है, एक बार इसको डबल करके लिख लो। मतलब ऐसा सोचो कि ये जो रिएक्टेंट है वो 2 बार प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने यहाँ CH3Cl के लिए लिखा था, इसको डबल करके लिख दिया था, सेम इसके लिए इसको डबल करके लिख लो एल्केन की फॉर्म में, तो ये बनेगा CH3CH3। इसके बाद ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट, फिर सेम इसको डबल करके लिख लो, तो CH3CH2CH2CH3, ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। और तीसरे प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये बनेगा CH3CH2CH3, ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट। तो ये 3 हमारे एल्केन मिलते हैं और इसमें देखो ऑड नंबर ऑफ एल्केन भी मिल रहा है। नॉर्मल वुड्स रिएक्शन में अगर हमारे पास एक सिंगल एल्काइल हैलाइड है तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे, पर अगर हमारे पास 2 अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड्स हुए तो उसमें ऑड नंबर ऑफ एल्केन भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी मतलब थोड़े टाइम पहले नीट में पूछा गया था कि ये जो एल्केन्स बन रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के बारे में बताओ। तो प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज नॉट इजी बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये इथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट नियरली क्लोज है।
Hence, this is not used for the preparation of alkanes with odd number of carbon atoms. क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट बहुत सेम होता है, तो इनको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते मिक्सचर से. हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सेपरेट आउट नहीं होगा तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ इसको बनाने का. इसीलिए हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को इस मेथड से नहीं बनाते. ठीक है, तो ये लिख लो वुड्स रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म लिखो. चेंज कर दूं? ये लिख लो डीकम्पोजिशन के प्रोडक्ट. नेक्स्ट मैकेनिज्म लिख लो.
नेक्स्ट देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में ये लिख लो, अलग अलग अगर एल्काइल हैलाइड्स हैं तो कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके हम एल्केन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट लिख के दे दे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर वो तुम्हें कोई एसिड लिख के देते, जैसे उन्होंने लिख दिया CH3COOH, एसिटिक एसिड। पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, एसिड प्लस बेस मिलके देते हैं हमें सॉल्ट। तो ये हमें मिला सॉल्ट, प्लस वाटर हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा शो करेगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसको हम सोडा लाइम मेथड भी बोलते हैं, सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम का मतलब है, सोडा का मतलब है NaOH, और लाइम का मतलब है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम सोडा लाइम को यूज़ करते हैं, रिएक्शन कराते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो होगा क्या, ये CO2 निकलेगा, ये Na निकलेगा, और ये जाके बेस के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेंगे। और जो ये CH3 रह जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, एल्केन में। ठीक है, तो एल्केन इससे ऑब्टेन्ड होते हैं एंड हैज़ वन कार्बन आइटम लेस देन द पेरेंट एसिड। तो अगर सपोज यहाँ दो कार्बन आइटम्स थे तो यहाँ पे हमें कितने मिले, एक ही मिले। तो ये CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा हर रिएक्शन में। तो जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे, सपोज तीन कार्बन आइटम का कोई सॉल्ट है, CH3CH2COONA, तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा CO2 निकल जाएगा, ये बचेगा हमारा CH3CH3। तो तीन कार्बन आइटम से दो कार्बन आइटम, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें भी हमें क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेना है। इसमें हमारे पास दो तरह से रिएक्शन है। जैसे हम एक बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, हमने इलेक्ट्रोड्स ऐड करे, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। तो हमें वही रिएक्शंस करानी है, एक कैथोड पर और एक एनोड पर। तो हमारे पास था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, सोडियम बनाता है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। और कैथ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एनायन था, मतलब एसीटेट पार्ट था, CH3COO माइनस का जो पार्ट था, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमने क्या करा, जैसे हम वुड्स रिएक्शन में रिएक्टेंट को दो बार लिखते हैं, सेम यहाँ पे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को दो बार लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CH3COO माइनस, दो ले लिया हमने। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। तो ये यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास है CH3COO माइनस, माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा O पे रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल है, ठीक है। फर्दर क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में होगा होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये बनेगा CH3 रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल इसके पास, ऑक्सीजन पे रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो CO2 हमारी गैस रिलीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बचा CH3 रेडिकल, क्योंकि दो लेके चल रहे थे हम स्टार्टिंग से, तो ये हो जाएगा 2 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 और ये भी 2 मिले। अब ये दोनों CH3 के जो रेडिकल्स हैं आपस में कंबाइन करके कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट देंगे, दैट इज एल्केन, ठीक है। इसमें एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो एनोड पर हमेशा हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो कैथोड पर हमें क्या मिल रहा था, NaOH और H2 मिला है, और एनोड पर हमें क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जेई के लिए भी और तुम्हारे 11th के एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो इसको लिख लो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये लिख लो, एनोड और कैथोड की रिएक्शन।
लिख लिया? चेंज कर दूं? अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड एल्केन का बनाने का है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन है, जैसे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो इनका हम अगर रिडक्शन कराएंगे HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में, CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ये लास्ट वाली रिएक्शन में लिख रही हूँ। सिंपल, अगर कोई कार्बन और साथ में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कार्बन वाला कन्वर्ट होगा CH3 ग्रुप में, और अगर सिर्फ एल्कोहल है तो वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCH3 प्लस 3I2। तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले एक बार ये भी देख लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ मीथेन। तो सिर्फ मीथेन को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड, दूसरा है बेरिलियम कार्बाइड। इन दोनों की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में। प्लस अगर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर बेरिलियम कार्बाइड लिया तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों भी लिख लो। लिख लिया? चेंज कर दूँ? अगले वाली स्लाइड लिख लो।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमें यही याद रखने हैं। पहला हमने पढ़ा कि हम कैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब हम एल्कीन या एल्काइन से एल्केन बनाएंगे। हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, या फिर PtO2 जिसको हम एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में हम कैसे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सेकेंड वाला, कि हम रिडक्शन कराएंगे एल्काइल हेलाइड का इनटू एल्केन। तो अगर हम किसी भी एल्काइल हेलाइड का रिडक्शन करा रहे हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे? नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर कपल, जिंक प्लस NaOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर एक और हमारे पास था ट्राई मिथाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, तो हम ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हम एल्काइल हेलाइड से एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी कौन सी रिएक्शन पढ़ती है? वुड्स रिएक्शन। थर्ड वाली हमारे पास थी वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में हमने देखा कि हम कैसे एल्काइल हेलाइड से एल्केन बनाएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारा एल्केन बनेगा। और हमने देखा उसमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कॉम्बिनेशन और 2 डिकम्पोजिशन के। ठीक है, अगर 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है तो वो डिकम्पोजिशन के मेजर प्रोडक्ट होंगे और कॉम्बिनेशन का माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन बना सकते हैं। तो 2 मेथड थे, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, या फिर दूसरा हमारे पास था कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। डी कार्बोक्सिलेशन में हम क्या कर रहे थे, हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, हमने उसमें रिएक्शन कराई NaOH और CaO के साथ, जहाँ पे CaO एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है वाटर को रिमूव कराना। ठीक है, तो CO2 निकलेगी, कन्वर्ट होगा Na2CO3 में, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या था? डिसेंडिंग हो रही थी कार्बन चेन की। फिर हमने पढ़ा कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हमने देखा एनोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिएक्शन होगी। कैथोड पर हमें क्या मिल रहा था? NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। और एनोड पर क्या मिल रहा था हमें? एनोड पर हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन मिल रहा था। ठीक है, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन्स जो होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, बिकॉज उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो नॉन पोलर होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सबसे कम होता है। सबसे कम इन द सेंस, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, इन सब से एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगला है कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4, मिथ से लेकर ब्यूट तक के जो कंपाउंड्स हैं वो गैसेस हैं। 5 यानी कि पेंट से लेकर 17 तक क्या है? लिक्विड्स हैं। और 17 के ऊपर वाले क्या हैं? सारे सॉलिड हैं। ठीक है, एल्केन्स लाइटर देन वाटर, जितने भी एल्केन्स हैं वो हैवियर हैं देन एयर, एक्सेप्ट मीथेन। तो मीथेन जो होता है वो लाइटर होता है देन एयर। ठीक है, अब देखो ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का पहला पॉइंट याद रखना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उनको बॉईल करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन्स। इथेन, प्रोपेन, कार्बन आइटम बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग कराते हैं, ब्रांचिंग कराने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो वीक हो जाएंगे, जिसके वजह से उनको बॉईल करना इजी हो जाएगा, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, पहला है पेंटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है पेंटेन। फिर आता है आइसोपेंटेन, और फिर आता है हमारा नियोपेंटेन। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हमने क्या करी, ब्रांचिंग करी, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होगा तो इनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी कम हो जाएंगे, जिस वजह से उसको बॉईल करना बहुत ईजी है, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है। ठीक है, पर पहला पॉइंट यही याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर
हम इवन और ऑड में देखें तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, क्योंकि सिमेट्री बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इवन वालों के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ऑड वालों से, ठीक है। पर जब कंपैरिजन करोगे तो ऐसा नहीं कि सपोज एक उन्होंने पूछ लिया प्रोपेन और एक ऑक्टेन, प्रोपेन 3 कार्बन एटम, ऑक्टेन 8 कार्बन एटम, इतने दूर का गैप नहीं होना चाहिए। साथ साथ वाले कार्बन्स को कंपेयर कर सकते हो, तो प्रोपेन को ब्यूटेन से कंपेयर कर लो, पेंटेन को हेक्सेन से कर लो, या ऑक्टेन को नोनेन से कर लो। तो आसपास वाले कार्बन एटम्स को कंपेयर करना है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर वालों के लिए ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, क्लोज पैकिंग होगी, पैकिंग अच्छी होगी, तो मेल्ट करना टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होगा। अगला है आउट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स, एल्केन्स विद मोर स्फेरिकल शेप हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसमें भी स्फेरिकल शेप, जिसकी भी सिमेट्री अच्छी होगी, जैसे हमने ये 3 कंपाउंड्स लिखे, इसकी स्फेरिकल शेप थी, है ना, बिल्कुल सिमेट्री है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद पेंटेन, और इसमें देखो बिल्कुल सिमेट्री गड़बड़ हो रखी है ना, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आइसोपेंटेन का। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पेंटेन 143, सबसे ज़्यादा नियोपेंटेन, और सबसे कम हमारा आइसोपेंटेन, ठीक है। ये वाला है आइसोपेंटेन के लिए, और ये है नियोपेंटेन के लिए, ठीक है। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी एल्केन्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेंगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। कार्बन चेन बढ़ रही है मतलब ऐसे जो कहते हैं कि ना, जैसे पानी की बात करें तो एक होती है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें हो गया रहा है कार्बन चेन बढ़ रही है, तो ऐसे समझो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, फोबिया वाला पार्ट बढ़ रहा है। तो फोबिया वाला पार्ट क्या करेगा, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इजीली सॉल्यूबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज के।
चेंज कर दूँ? चेंज कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी के लिए। तो इसको लिख लो सॉल्युबिलिटी के लिए। तो सिंपल सी लाइन है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसको लिखो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में
पहले तो एल्केन्स जो होते हैं वो बहुत इनर्ट होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ सूटेबल कंडीशंस के अंदर ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके हम कोई दूसरा एटम ऐड करेंगे। जैसे अगर हमारे पास है एल्केन CH4, तो CH4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसमें हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरा एटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ये है, सबसे पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमने लिया एल्केन, इसमें हमने ऐड करा क्लोरीन। हम ये रिएक्शन एच म्यू का मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, या तो हम इसको यूवी लाइट के प्रेजेंस में, या फिर डार्क एट हाई टेम्परेचर। इन तीनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन पे हम ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्लोरीन लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, फिर से तुम इसमें क्लोरीन ऐड करोगे तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन, और चारों चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किससे, क्लोरीन से, और ये हमें क्या मिला, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ड्यूरिंग हेलोजिनेशन मिक्सचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये हम क्लोरीन या ब्रोमीन के लिए ही कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो फ्लोरीन की रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं, तो हम ये फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं, ये प्रेफर्ड मेथड नहीं होता एल्केन से फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। और तीसरी चीज़ है, सॉरी दूसरी चीज़ है कि अगर हमें आयोडीनेशन कराना है, जैसे अगर मैं आयोडीन ऐड कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बनेगा, CH3I+HI। तो HI जो होता है वो हमारा क्या होता है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस एल्काइल हाइड्रेट को वापस इसमें कन्वर्ट करा देगा। तो रिएक्शन चली गई बैकवर्ड, जैसे ही हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चला गया। तो HI क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको इसमें कन्वर्ट करा देता है। तो इसीलिए अगर हमें आयोडीनेशन रिएक्शन करानी है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं HNO3 या फिर HiO3। ये क्या है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हम इस रिएक्शन के अंदर HNO3 डाल दें तो ये क्या करेगा, इस HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में, ठीक है। और अब ये कन्वर्ट हो गया I2 में, तो ये अब बचा नहीं, ये है नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग, ये इसको वापस से इसमें कन्वर्ट नहीं करा पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए तो हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा HNO3 या फिर HiO3, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, हमने मीथेन में आयोडीन डाला, HI मिला, अब हम इसके अंदर HiO3 डाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। I2 वापस से इसको, एल्काइल आयोडाइड को इस एल्केन में कन्वर्ट नहीं करा पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन दे रखी है HNO3 के साथ HI की, तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। या तो ये लिख लो या फिर ये वाली लिख लो, एक ही बात है। तो इसको लिख लो, हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। लिख लो पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन की।
नेक्स्ट लिख लो ये। लिख लिया? चेंज कर दूँ ये रिएक्शन लिख लो। कर लिया? लिख लिया? अब इसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी हमारी है। तो 10 मिनट का ब्रेक है, 36 हो रहा है, 46 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है? तो जिसको कुछ पानी पी के आना है वो आ सकते हैं।